अध्याय 4 आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। अभी हम लोग इस अध्याय के अगले विभाग में आ गए हैं, तो चले बच्चों आगे बढ़ते हैं। व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। उसके बाद यह समझने के लिए आए कि रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। और जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया ही जाता था। वे ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। अभी हम लोग देखेंगे बिरसा मुंडा, उनके बारे में। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों और अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियां पर नए करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। उसमें 1831 से लेके 1832 तक में कोल आदिवासियों ने 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह यानी 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में बार्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वह भी इसी तरह का विद्रोह था। बिरसा का जन्म 1870 के दशक में इसके मध्य में हुआ और उनके पिता बहुत ही गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते हुए, बांसुरी बजाते हुए और स्थानीय अखाड़ों के बीच में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों यानी मुखियाओं को इस विद्रोह का आह्वान करते भी देखा था। और उसके बाद बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बातें किया करते थे, जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का यह कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे। अपनी जमीन की लड़ाई मुल्क की लड़ाई मानकर लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। इस तरह से बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला था। और वहां भी उन्होंने यही सुना था कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है, अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ
धारण किया और शुद्धता और दया पर जोर देने लगे थे। अपनी किशोर अवस्था में ही बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए थे, उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित हुए थे। और बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया था कि ये शराब पीना छोड़ दे, गांवों को साफ रखे और डायन और जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया था और उन्हें बाहर का मानते थे, जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। आगे क्या हो गया? 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया था कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग यानी सतयुग की हमेशा चर्चा करते थे, जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे और पेड़ और बाग लगाते थे और पेट पालने के लिए खेती भी करते थे। और उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। और बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें और एक जगह पर टिके रहे और अपने खेतों में काम करें। इसके बाद अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई थी और यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में एक मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर दिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा भी सुनाई। उसके बाद 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने क्या किया था कि लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी दिकू और यूरोपियों को हम लोग तबाह कर देते हैं। और बिरसा के अनुयायी दिकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। किससे? हैजा हो गया उनको और उनमें उसकी मृत्यु हो गई थी और आंदोलन पूरे की पूरा ठंडा पड़ गया था। अब यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला था कि इसने औपनिवेशिक संस्कार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दिकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। और दूसरा ये था कि इसने एक बार फिर जता दिया था कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। इस तरह से उनका अंत हुआ। अभी आगे देखते हैं कि व्यापार की समस्या क्या है, यह आपको लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।